अगर अर्थ के बाद किसी भी प्लैनेट के ऊपर जीवन की अगर सोची जाए तो उसमें आंसर मार्स का ही निकलेगा। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों का मानना है कि इंसानी गतिविधियां जैसे समय के साथ बढ़ रही हैं, पृथ्वी रहने लायक शायद ना रहे, और इसलिए आज से ही हमें अर्थ के अल्टरनेट को ढूंढने के लिए कवायद शुरू कर देनी चाहिए। भविष्य में दो बड़े देशों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे, हो सकता है वो न्यूक्लियर अटैक के रूप में सामने आए, या फिर चाइना से कोविड-19 का जो आउटब्रेक निकला जिसने लगभग पूरी दुनिया को अफेक्ट किया, ऐसी सिचुएशन भविष्य में भी हमें देखने को मिल सकती हैं। ये भविष्य के साथ संभावनाएं बढ़ती जाएंगी, कम होने की बजाय। और यही वजह है कि अर्थ का जो बहुत ही अल्टरनेट ढूंढा अभी समझा जा रहा है, अर्थ का जो बहुत क्लोज एसोसिएट माना जा रहा है वो मार्स को माना जा रहा है। और इसी में यूनाइटेड अरब अमीरात इस मार्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए इस पूरे के पूरे मिशन को लॉन्च करने जा रहा है। इस पूरे मिशन को जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने का होगा। और आप ये कह सकते हैं कि ये मार्स का एक तरीके से वेदर सैटेलाइट होगा, जो अलग अलग लोकेशन पे वहाँ पहुँचने के बाद अलग अलग टाइम पे वहाँ के वेदर को रिकॉर्ड करेगा और उसको अर्थ के ऊपर भेजेगा, ताकि हमारी नॉलेज मार्स को लेकर के और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और यूएई ने इस पूरे के पूरे मिशन को जो नाम दिया है वो मिशन होप दिया है। आइए हम समझते हैं इस मिशन होप को। मैं रोहन हिमांशु झा ई एकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दरअसल यूएई जुलाई के महीने को बहुत ही सूटेबल समझ रही है लॉन्च करने के लिए। क्यों ऐसा किया जा रहा है, समझते हैं इस सिनेरियो को। जब सूर्य के चारों तरफ घूमने की बात आ रही हो तो अलग अलग प्लैनेट अलग अलग टाइम पर एक पूरा चक्कर काटते हैं। पृथ्वी 365 दिन लेती है पूरा एक चक्कर काटने में, तो वहीं पे 687 दिन लगभग लिए जाते हैं मार्स के द्वारा चक्कर काटने में। तो ऐसे में एक टाइम हर 2 साल के बाद जुलाई के महीने में ऐसा आता है जब ये दोनों प्लैनेट बहुत ही नज़दीक होते हैं, और ऐसे समय पे किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करना बहुत आइडियल माना जाता है। अगर अब यूएई डिले कर जाता है तो 2 साल के बाद फिर यूएई को मौका मिलेगा, यानी 2022 के अंदर ही। यूएई ने इस पूरे के पूरे मिशन को जो दिया था रेड प्लैनेट को समझने के लिए, ये लॉन्च किया था, जिसका टोटल वेट 1500 केजी होगा। और ये अपने साथ एक इमेजर, एक अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर ले जाएगा, जो कि वहाँ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को देने में यूज़फुल होगा। मार्स का जो रिलेशन है आउटर स्पेस के साथ वो कैसा है, और मार्स के ऊपर जब सोलर विंड्स चलते हैं और उस दौरान उसकी इंटरेक्शन कैसे होती है, इस पूरे के पूरे सिनेरियो को हम लोग इसके थ्रू समझेंगे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि समय के साथ मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो क्यों वहाँ से ख़त्म हो गया, वो क्यों वहाँ पर एटमॉस्फेयर की एग्जिस्टेंसी आज के टाइम पे नहीं है। नासा के मैविन स्पेसक्राफ्ट ने यहाँ तक बात कही डाटा के अकॉर्डिंग कि सोलर विंड एक कारण हो सकता है मार्शियन एटमॉस्फेयर के ख़त्म होने का। इवन अभी जो मार्स के ऊपर का मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना कोल्ड और थिन है कि वहाँ पर किसी भी वाटर के होने की संभावना आज जताई नहीं जा सकती, जो कि जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। मार्स के ऊपर नासा ने जब अपॉर्चुनिटी यान भेजा था 2012 में, तो उस दौरान उनको वहाँ पर ड्राई रिवर बेड्स और कुछ मिनरल्स मिले थे। मिनरल्स में जिप्सम मिला था और जिप्सम के अंदर H2O होता है, और यही वजह है कि यहाँ से हमें इस चीज़ का आइडिया लगता है कि आज नहीं तो कभी ना कभी, आज तो नहीं लेकिन कभी ना कभी यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज़रूर होगी। कभी ना कभी मार्स का एटमॉस्फेयर ऐसा ज़रूर होगा कि वहाँ पर पानी बहता हो। अगर यूएई आज सक्सेसफुल हो जाता है तो 2021 तक ये रेड प्लैनेट का ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और फिर वहां से डाटा देना शुरू करेगा। दरअसल अगले साल यूएई का 50वां फाउंडेशन डे मनाया जाएगा, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए यूएई ने पिछले 6 साल से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी। मार्स को क्यों चुना जा रहा है उसके लिए तो हम लोगों ने समझ लिया कि एटमॉस्फेयर की वजह से ही हम लोग इस पूरे के पूरे मार्स को ऊपर मिशन भेज रहे हैं, ताकि वहाँ पर हमें ये पता लग सके कि वहाँ पर कभी वाटर था या नहीं, और अगर वाटर है या था तो इसका मतलब है कि वहाँ पर लाइफ भी कभी ना कभी रही होगी या होने की संभावना है। अगर वहाँ का एटमॉस्फेयर अगर कभी वार्म था जिसकी वजह से वहाँ पानी बहता होगा, जो कि लगभग 3.5 से 8 बिलियन पहले बताया जाता है, तो ज़रूर वहाँ पर ऐसे बैक्टीरिया जो पानी में पाए जाते हैं आज भी मिलने चाहिए, और उसी की पॉसिबिलिटी के ऊपर ही जांच हो रही है। अगर ऐसे माइक्रोबियल लाइफ अगर वहाँ पर आज मिलती है तो एक चांस हो जाएगा कि शायद भविष्य में इंसान वहाँ पर बच सके, रह सके। नासा
यूएई के मिशन के बाद अपना एक रोवर जिसका नाम परसेवरेंस होगा वो भेज रही है। इवन चाइना भी इसके पीछे पीछे काम कर रही है। और रोवर अगर नासा का परसेवरेंस जाएगा तो वहाँ पर जो हैबिटेबिलिटी है, वहाँ पर कैसे एंशिएंट टाइम में सिचुएशन रही होगी, क्या रहा होगा, कौन कौन से बैक्टीरिया रहे होंगे, उस पूरे सिनेरियो को समझने में ये प्रिजर्वेंस रोल प्ले करेगा। जैसे मिशन होप एटमॉस्फेयर को समझने में रोल प्ले कर रहा है, वहाँ के रॉक के सैंपल लिए जाएंगे, सॉइल सैंपल लिए जाएंगे ताकि ऐसे बैक्टीरिया को फाइंड आउट किया जा सके। और फ्यूचर में हो सकता है कि रोबोट मिशन भी भेजे जा सकें। इंसानों को तो अभी भेजने की संभावना नहीं है, अभी तक कोई भी इंसान वहाँ तक नहीं पहुँचा है और पहुँचने की अगले समय में कोई संभावना भी नहीं है, क्योंकि इस पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर हम सांस नहीं ले पाएंगे। इसलिए एस्ट्रोनॉट का सर्वाइव करना वहाँ बहुत मुश्किल है। वहाँ पर किसी भी तरह के आइडियल सिचुएशन नहीं है। इवन समय के साथ साथ वहाँ पर डस्ट स्टॉर्म आते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े बवंडर आते रहते हैं रेत के, और जिसकी वजह से जो मिशन होते हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इवन नासा 2030 तक इंसानों को भेजने की बात भी सोच रहा है, लेकिन अभी तक ये सिर्फ क्वेश्चन मार्क पे है। चाइना बहुत जल्दी 23 जुलाई को, जैसे कि उनका अभी प्लान है, वो ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर तीनों को मार्स के ऊपर भेजने के लिए काम कर रहे हैं। अभी तक मार्स के ऊपर जो मिशन भेजे गए हैं अलग अलग स्पेस एजेंसियों के द्वारा अलग अलग नाम से भेजे गए हैं। नासा के द्वारा इस पूरे के पूरे स्पेस एजेंसी को भेजा गया है, ईएसए के द्वारा इन स्पेस एजेंसी को, और ईएसए और रशिया यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रशिया के जॉइंट में काजाचोक स्पेस मिशन भेजा गया था। चाइना तियानवेन स्पेस सेंटर माफ़ी चाहूँगा, चाइना तियानवेन 1 मिशन भेज रहा है मार्स के ऊपर, और इंडिया मंगलयान यानी मोम के नाम से पहले ही भेज चुका है। तो इंडिया को इस साल पूरे 5 साल हो गए इस मंगलयान को भेजने में, जो अभी भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। और इंडिया ने बहुत क्रूशियल टाइम में, बहुत कम टाइम में और बहुत कम पैसे के साथ इस मंगलयान को भेजा था, और ये अपने आप में एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड है। अगर आपको इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको इस पूरे वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ऑफिसर इंक एजुकेशन चैनल टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर मेरे जितने भी वीडियो हैं आपको लिंक फॉरवर्ड किया जा सके और वहाँ पर पीडीएफ भी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।